हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आज अपन स्टार्ट करते हैं एक अपना टॉपिक एनिमल टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यू जो चैप्टर का है अपने 11th NCERT के अंदर नीट वाले बच्चों को देखने को मिलता है बेटा। चैप्टर का नाम है, यह टॉपिक जो अपन पढ़ने वाले हैं आज, इसका नाम है एनिमल टिश्यू। आपको ये NCERT के अंदर जो है 11th NCERT चैप्टर नंबर 7 में आपको देखने को मिलेगा बेटा, द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के नाम से। ठीक है, हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं एनिमल टिश्यू बेटा। सबसे पहले इस टॉपिक का मीनिंग समझना, यहाँ पर डेफिनेशन समझना, क्या मतलब है टॉपिक का। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले टॉपिक की थोड़ी सी फील ले कि एक्चुअल में ये टॉपिक है क्या, इसमें अपने पढ़ने वाले क्या हैं। देखो आप बेटा जो है ये आप पढ़ते रहते हो कि सेल जो होती है, n नंबर ऑफ सेल्स आपस में मिलकर एक ग्रुप का फॉर्मेशन करती है बेटा, ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करती है। अब सवाल ये है कि ये ग्रुप ऑफ सेल कहाँ से आता है, क्या प्रोसेस होता है। बट एक बार बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन टिश्यू को डिफाइन करना चाहे, एनिमल टिश्यू का मतलब एनिमल के अंदर, तो हम बहुत सिंपली अपन बोल सकते हैं कि अपन किसकी बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स एनिमलिया किंगडम की अपन बात कर रहे हैं बेटा। एंड फिर अपन स्टार्ट कर रहे हैं टिश्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिश्यू। टिश्यू की अपन बात करें तो बहुत सिंपली अपन ये बोल देते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स को ही आप क्या कहते हो बेटा, टिश्यू कहते हो। अब ग्रुप ऑफ सेल्स को ही आप केवल टिश्यू नहीं बोल सकते, ये आप छोटी क्लास में पढ़ के आते हो। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जो होती है वो बेटा सिमिलर और डिसिमिलरिटीज़ को देखना होता है। जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स दोज आर सिमिलर इन फंक्शन, origin एंड स्ट्रक्चर। क्लियर है यहाँ तक। ये अपन ने कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात की है। ठीक है, आराम से बैठो, टॉपिक को पूरा डिटेल में अपन देखने वाले हैं किस तरीके से क्या क्या एक नीट के लेवल पर जितना भी, जैसे कि पहले हम बोल देते थे कि इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको नीट में देखने को मिल जाते हैं ऑन एन एवरेज। अभी टॉपिक से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं मिलता, बट फिजियोलॉजी के अंदर आपको बेटा नीट वाले बच्चों को काफ़ी हेल्प करता है। तो हमने बात की एनिमल टिश्यू की, द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स वाले चैप्टर के अंदर। सबसे पहले अपनी डेफिनेशन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टिश्यू। एनिमलिया किंगडम एनिमल की बात कर लेते हैं अपन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टिश्यू। अगर अपन इस टिश्यू वर्ड को समझने बैठे तो हमें थोड़ा बहुत जो छोटी क्लासों में अपन पढ़ के आते हैं बेटा, ग्रुप ऑफ सेल्स दोज आर सिमिलर इन फंक्शन, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर। बट मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर अगर नीट की तुम तैयारी कर रहे हो बेटा, और नीट के हिसाब से अगर तुम देखना चाहते हो, तो क्या ये डेफिनेशन आपकी सही होगी कि गलत है फिर, या फिर मैं गलत ना बोल के ये बोल दूँ कि ये जो है इनकम्प्लीट है। क्लियर है। तो मैं यहाँ पर तुमको थोड़ा सा चीज़ें एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि किस तरीके से आपको कहाँ पर ये दिक्कत देगी। कैसे कि अगर तुम ये बात करते हो कि कोई भी ग्रुप ऑफ सेल्स जो होगी वो फंक्शन में सिमिलर, स्ट्रक्चर में और ओरिजिन में सिमिलर होगी, तो जो आपका बेटा ब्लड है, ब्लड आपका एक कैसा टिश्यू देखने को मिलता है, आप भी जानते हो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है बेटा। थोड़ा बहुत अगर पता है तो, बाकी अपन बात करेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू किस तरीके से अपन ने डिवाइड किया, क्या नाम दिया। तो अगर आप ये बात करते हो कनेक्टिव टिश्यू वगैरह की, तो मेरा सवाल ये है कि बेटा ब्लड के अंदर आपकी कुछ सेल्स होती है, लाइक RBC, लाइक WBC एंड लाइक प्लेटलेट जैसी आपकी काफ़ी यहाँ पर सेल्स देखने को मिलती है बेटा। तो सवाल ये है कि ये जो आपकी RBC, WBC और प्लेटलेट्स होती है, क्या मेरे को एक बात बताओ, ये सभी की सभी क्या शेप में डिफरेंट होती है। आपकी RBC बाइकॉन्केव, WBC अमीबोइडल और प्लेटलेट्स आपकी डिस्क शेप देखने को मिल जाती है। तो शेप सभी की क्या होगी बेटा, यहाँ पर अपना डिफरेंट देखने को मिलेगी। क्लियर है। वहीं पर मैं बात ये कर लेता हूँ कि शेप, या फिर मैं शेप ना बोल के इसको स्ट्रक्चर भी बोल सकता हूँ।
स्ट्रक्चर इनकी डिफरेंट है। मैं फंक्शन की बात कर लूँ तो बेटा यहाँ पर फंक्शन भी सिमिलर नहीं है इनका। क्यों? फंक्शन यहाँ पर इसको बेटा गैसेस ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, आरबीसी का गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना है। डब्ल्यूबीसी का बात कर लूँ तो ये बॉडी के लिए इम्यून सिस्टम का काम करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी फंक्शनिंग करती है बेटा। अगर मैं वहीं पर बात कर लूँ प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स के केस में हम बात कर लेते हैं, ये आपका क्लोटिंग वाला फैक्टर बनाता है बेटा। तो क्या आपके यहाँ जो आपने डेफिनेशन बोली ग्रुप ऑफ सेल्स दोज आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर फंक्शन, क्या ये जस्टिफाई हो रही है? ये तो जस्टिफाई नहीं हो रही। दैट मीन्स कि टिश्यू की डेफिनेशन गलत हो सकती है फिर आपकी। थोड़ा सा बेटा डिटेल में समझने की ज़रूरत होती है नीट के बच्चे को। कंप्लीट जैसा ऑफलाइन के अंदर बेटा आप पढ़ते हो उस लेवल पे आपको जाके पढ़ा रहा हूँ, तो आराम से आप शांति से बैठ के समझिए इसको। तो अब सवाल क्या है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में डिफरेंस अगर आ रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। देखो बेटा, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा नीट के लेवल पर कि स्ट्रक्चर और ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपका मे भी सेम हो सकता है। किसी को आप टिश्यू बोलो और मे भी वो क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है बेटा। क्लियर है? बट अगर आप ओरिजिन की बात कर लो तो ओरिजिन के लिए आप बोलोगे ऑलवेज बी सेम। ये मस्ट है बेटा, ये क्या है, मस्ट कैरेक्टरिस्टिक होगा कि हमेशा हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब सवाल तुम्हारे काफ़ी टाइम से ये आ रहा होगा कि व्हाट इज द मीनिंग फंक्शन का, मतलब कि कोई सेल में क्या कार्य कर रहा है, क्या काम कर रही है, वो उसकी बात कर ली। स्ट्रक्चर में मतलब शेप में, साइज में, जो भी शेप में है वो सेम होगा। अब सवाल ये है कि ओरिजिन क्या होता है। थोड़ा सा जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूँ बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब आप समझिए ओरिजिन होगा कहाँ पर। पहली चीज़ तो अगर आप ये समझो, इससे बढ़िया तो पहले आप ये समझे कि ओरिजिन होने की प्रोसेस होती है स्टार्ट कहाँ से। देखो बेटा, स्पर्म और ओवा आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन हुआ और इससे बनता है बेटा जाइगोट। ये वैसे आप जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ते हो तो वहाँ पर बहुत अच्छे डिटेल में आप स्टडी करते हो। जाइगोट आपका कन्वर्ट होगा बेटा, ये कि आपको पता है। बताओ मतलब कितने सेलुलर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी जाइगोट में। सिंगल सेल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ में अभी मैं बात कर लेता हूँ सिंगल सेल स्टेज के साथ में। यहाँ पर आपका पहली लाइफ की सेल 2 डिप्लॉइड सेल देखने को मिलती है। जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर से आगे चल के 2 सेल और 2 आगे चल के ये बेटा आपकी 4 सेल में, और इसी तरीके से ये 8 to 16 सेल के अंदर क्या होता है बेटा, सेल स्टेज के अंदर कन्वर्ट होता है। और इसी स्टेज को आप मोरुला के नाम से जानते हो। आगे आने वाली स्ट्रक्चर को आप ब्लास्टुला के नाम से जानते हो बेटा। और ब्लास्टुला के बाद में जो स्टेज आती है उसको आप गैस्ट्रुला। अब जो बच्चा 10th पास आउट करके आया है, अभी 11th में आया है, उसको इतनी चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपने बेटा 10th में पढ़ा होता है उतनी सी चीज़ ध्यान रखिए। आप 10th में ये पढ़ते हो कि मोरुला स्टेज ब्लास्टुला में कन्वर्ट होती है, ब्लास्टुला गैस्ट्रुला स्टेज के अंदर कन्वर्ट होती है। अब गैस्ट्रुलेशन स्टेज के अंदर बेटा एक्चुअल के अंदर जब इम्प्लांटेशन होता है तो यहाँ पर आपके 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है बेटा। क्या होता है? 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ज़्यादा ही बड़ा हो गया बेटा। और ये यहाँ पर आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को, क्लियर है? ये आपको सबसे अंदर वाली लेयर देखने को मिलेगी, ये मिडल, और ये आपको आउटर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर को अपन नाम देते हैं बेटा एंडोडर्म, और आउटर मोस्ट को अपन बोलते हैं एक्टोडर्म, और जो बीच में प्रेजेंट होती है मिडल में उसको अपन बोलते हैं मेसोडर्म लेयर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इतना सा तुम समझते हो कि बेटा डर्म का मतलब नो डाउट आप लेयर से मतलब लेते हो। एक्टो का मीनिंग यहाँ पर है आउटर साइड से, एंडो मीन्स इनर मोस्ट से मतलब है, और मीजो मीन्स मिडल से मतलब है। मतलब 3 लेयर बनी है हमारी बॉडी के अंदर, और वो तीनों लेयर हमारी कंप्लीट बॉडी की रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मेशन परफॉर्म करती है इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। क्लियर है यहाँ तक? कोई चीज़ें दिक्कत आ रही है तो बेटा थोड़ा सा बैक करके आप वापस सुनोगे, कंप्लीट चीज़ आपको समझ में आएगी। ध्यान से सुनिए, ठीक है? विश्वास बनाए रखिए और शांतिपूर्वक आप पढ़ते रहिए। और
अब यह आपको ओरिजिन समझ में आ गया कि किसी भी सेल का या किसी भी टिश्यू का ओरिजिन जो होना है वो या तो आपके बेटा एंडोडर्म से होना है, या फिर मैं बात कर लूँ एक्टोडर्म से, या फिर मैं बात कर लेता हूँ बेटा मेसोडर्म से उनका ओरिजिन होना है। तो टोटल टाइप ऑफ टिश्यू हम उस लेवल पे जाए उससे पहले मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था, ज़रा मेरे को बता देना कि स्टडी ऑफ टिश्यू को आप किस नाम से जानते हो? किसको बेटा? स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू। अरे बेटा क्या लिख दिया, क्या बोलेंगे अपन? स्टडी ऑफ टिश्यू, क्या कहते हैं इसको? हिस्टोलॉजी। जिस तरीके से तुमने सेल बायो का भी पढ़ा होगा तो तुमने सुना होगा कि जो है आप बात कर लेते हैं अपन साइटोलॉजी बोलते हैं अपन, स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी। तो साइटो वर्ड वहाँ सेल के लिए यूज़ होता है, उसी तरीके से हिस्टो वर्ड किसके लिए यूज़ होता है बेटा? टिश्यू के लिए। और लॉजी वर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा? स्टडी से मीनिंग होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो स्टडी ऑफ टिश्यू को आप किस नाम से जानते हो? हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हो। अब दो सवाल हैं, ये आपका हिस्टोलॉजी टर्म किसने दिया ये आप बताओगे, एंड टिश्यू टर्म जो है वो किसने दिया? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ये चीज़ बताओगे। ये आपके सिलेबस में थोड़ा सा आप ये बोल सकते हो एक्स्ट्रा लेवल पे देखने को मिलता है। ये टर्म्स दी किसने ये आपको बताना है, अदरवाइज तो मैं आपको वहाँ पर पिन कर दूँगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसके बाद में कि सबसे पहले जो टिश्यू की बात करें तो टिश्यू, अगर मैं एनिमेलिया किंगडम की ही बात कर लूँ तो एनिमेलिया किंगडम के अंदर भी जैसे कि हमारे पोरीफेरंस थे, पोरीफेरा, उनके अंदर तो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर थी, तो फिर उनमें टिश्यू आ गया था क्या? डाउट आता है। समझो भाई, अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें ये समझाना चाहूँ, बताऊँ कि एनिमेलिया किंगडम के अंदर या एनिमल्स के अंदर टिश्यू किन में प्रेजेंट होगा? देखो सिंगल सेल के अंदर तो बिल्कुल नहीं होगा, और मैं बात कर लूँ इसके बाद में मल्टी सेलर के अंदर टिश्यू देखने को मिलता है। सिंगल सेल या फिर मैं मल्टी सेलर के अंदर भी, जैसे कि मैं पोरीफेरा की स्पेशली बात कर लूँ तो वहाँ पर लेबर ऑफ डिवीजन नहीं होता बेटा, इस वजह से वहाँ पर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर सिलेंट्रेट्स के अंदर फर्स्ट टाइम टिश्यू देखने को मिलता है, हाइड्रा जैसा आपको देखने को मिल गया 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम, आप वहाँ पर पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा बेटा। क्लियर है? थोड़ा सा मैं तुमको इसको तरीके से ब्रीफ कर देता हूँ, चीज़ों को समझा देता हूँ एक बार। एनिमल टिश्यू स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 आपको देखने को मिलता है। एक सिंगल सेल भी अपना लाइफ सर्वाइव करने में सक्सेसफुली परफॉर्म करती है, अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। कोई भी सेल, जैसे कि अपन बात कर सकते हैं कि एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर जिसमें अपन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर ले, वो डाइजेशन कर सकती है, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ऑल ऑफ दिस फंक्शन आर परफॉर्म, जो वो एक सेल के लिए नेसेसरी होता है। सीधी बात शुद्ध शब्दों में कि कोई भी एक सिंगल सेल भी अपनी बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड सभी फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती है बहुत नॉर्मली। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की अगर अपन बात करें, दैट मीन्स वी कैन से कि कोई सेल ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मल्टी सेलर लेयर है, एक से ज़्यादा लेयर, बहुत सिंपल। जैसे कि आप पोरीफेरा के मेंबर अगर आप जानते हो थोड़ा बहुत, तो आप जानते होंगे 11 अपना एनिमल किंगडम वाले चैप्टर के अंदर। तो मल्टी सेलर एन नंबर ऑफ सेल जिनमें देखने मिलते हैं, स्ट्रक्चरली एंड ओरिजिनली एंड स्पेसिफिकली फंक्शनली वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। एंड देन वो किसका फॉर्म करती है बेटा? टिश्यू का। और वह ग्रुप ऑफ सेल्स जो स्ट्रक्चरली, ओरिजिनली और फंक्शनली मे बी सेम, मे बी डिफरेंट। आज समझ में आ रही होगी तुमको, यहाँ पर अपने स्ट्रक्चरली और फंक्शनली के लिए बात ये किया है। बट अगर मैं बात करूँ ओरिजिन के केस में, तो ओरिजिन के केस में तुम्हें दिखाई दे रहा है ऑलवेज भी सेम। क्लियर है? जिस किसी को नोट्स छापना है, उतारना है, वो बेटा आराम से आप ये स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हो। क्लियर है? यहाँ पर अब आप जो है बाकी चीज़ें भी देख सकते हो, वो जो अभी मैंने तुमको सवाल पूछा था वो भी यहाँ पर आ जाएगा। स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी, ये टर्म दिया था बेटा मेयर ने। और हिस्टो वर्ड और लॉजी वर्ड, इसके अंदर आपका स्टडी और लॉजी का मीन्स मैंने बताया था आपको,
स्टडी से मीनिंग होता है स्टो वर्ड आपका टिश्यू। लॉजी का मीन्स तो आप याद रख लो, हमेशा हमेशा स्टडी से मतलब है। जैसे बायोलॉजी, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड लॉजी मीन्स स्टडी, दैट मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही, लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोल देते हो, जिस सब्जेक्ट में, जिस साइंस की ब्रांच में आप पढ़ते हो उसको बायोलॉजी के नाम से जानते हो। टर्म टिश्यू की अगर मैं बात कर लूँ तो बेटा ये टर्म दी थी आपके बीचेट ने दी थी, बाइचेट भी बोल देते हैं इसको, इन्होंने ये नाम दिया था। इसके बाद में अपन एक सिंपल डेफिनेशन जो अपन बोल सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ सेल्स इन विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन इज कॉल्ड टिश्यू। ये आपके एक नॉर्मल लेवल पर आपके बोले जाने के लिए डेफिनेशन होगी, बट नीट में ध्यान रखिए ओरिजिन ऑलवेज भी मस्ट कि वो सिमिलर हो, मे बी पॉसिबल कि वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में डिफरेंट हो सकता है। These cells may be dissimilar in structure and function but they are always be similar in origin। origin में similar होना चाहिए, बाकी कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टाइम इवोल्व सिलेंट्रेट्स निडेरिया, जैसे कि आपका हाइड्रा की मैं बात कर लूँ, हाइड्रा में पहली बार क्या बना था बेटा, यहाँ पर आपका टिश्यू लेवल या टिश्यू देखने को मिला था। वही जर्म लेयर जहाँ से अपनी बॉडी की सारी सेल्स बनती है, स्पर्म ओवा जाइगोट 2 4 8 सेल। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट गैस्ट्रुलेशन एक्टो मीजो एंडो दिखाया है, ये आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट्स बना सकते हो शांति से। एंड देन मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। अलग अलग टिश्यूज़ जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो कितने टाइप के प्रेजेंट होते हैं, उनका जो बेसिस होता है वो लोकेशन होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन। लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, क्लियर है, ये देखने को मिलेगा, ठीक है, लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब हम बात कर लेते हैं एनिमल टिश्यू के लिए, और ये ब्रॉडली हमारी कंप्लीट ह्यूमन की बॉडी के फॉर्मेशन के अंदर तुमको ये जान के बहुत ऐसे, अगर पता है तो बहुत बढ़िया बात, वरना तो तुमको ऐसा अचंभा होगा कि भाई, अचंभा मतलब समझते हो ना, मतलब हैरानी होगी कि 4 टाइप के टिश्यू आपको देखने को मिलते हैं बेटा, एनिमल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू, ठीक है। 1 बाय 1 एक एक करके पढ़ेंगे, बट उससे पहले थोड़े से मेरे को चीज़ें आपसे और डिस्कस करनी थी। इसी सीरीज़ में मैं तुमको थोड़ा सा और पूछ लेता हूँ या बता देता हूँ बेटा। वैसे आई नो कि तुम्हें पता होगा, है कि नहीं, क्योंकि बेटा तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो ना, ऐसा अपने को लगता है। आओ, वरना तो ऐसे अपन बात थोड़ी ऐसे पढ़ने थोड़ी आते हैं। हाँ जी बेटा, चलो पार्ट ऑफ जोक स्टार्ट करते हैं पॉइंट को। ये जो आपने एपिथेलियम टिश्यू की बात की है भाई, ये जो आपने कनेक्टिव टिश्यू की बात करी है भाई, किधर करोगे भाई, कनेक्टिव टिश्यू यहीं लिख लेते हैं भाई, ठीक है। इसके अलावा जो तुमने मस्कुलर टिश्यू की बात की है, जो तुमने आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग टिश्यू की बात, नर्वस टिश्यू की बात कर ली है, मेरे को एक ही बार में बता दो कि भाई इनका ओरिजिन क्या है, तो मेरे को क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज़ है बेटा, इस चीज़ को तुम्हें ध्यान रखना है। एपिथेलियम टिश्यू का ओरिजिन एक्टोडर्म से भी होता है, मीजोडर्म से भी होता है और एंडोडर्म से भी होता है। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑल जर्म लेयर फॉर्म एपिथेलियल सेल्स। सारी की सारी सेल्स क्या करते हैं, एपिथेलियम का फॉर्मेशन करती है। यस और नो। कनेक्टिव और मस्कुलर को मैं एक साथ बता देता हूँ कि बेटा इनका ओरिजिन आपको जनरली क्या हमेशा मीजोडर्म ही देखने को मिलेगा भाई। एंड नर्वस के लिए एकमात्र ऐसा टिश्यू है जिसका ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है। कैसा होता है बेटा, एक्टोडर्मल होता है। इसको जितना स्टार मार्क तुम्हारी फुर्सत हो उतना लगा लीजिए। अब सवाल तुम्हारे दिमाग में एक्टो, मीजो और एंडो को आ रहा होगा, सर यहाँ पर फिर से ओरिजिन सिमिलर हो गया, बट ओरिजिन के अंदर कौन सा ओरिजिन, ओरिजिन की डेफिनेशन जो थी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। बेटा देखो एक्चुअल में होता है कि तुम्हारे लेवल पे इतनी कुछ चीज़ें नहीं होती, तुम्हें केवल ये ध्यान रखना ऑल जर्म लेयर्स टू फॉर्म द एपिथेलियम। बट अल्टीमेट अगर आप जब आगे पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि एपिथेलियम का काम होता है हमारी बॉडी में बेटा कवरिंग एंड लाइनिंग का। तो सर हमको तो पहले ये तो पता होना चाहिए उसके लिए कि कवरिंग और लाइनिंग का मीनिंग क्या होता है। बिल्कुल बेटा, सब चीज़ें मुमकिन है, और मुमकिन क्यों है ये तुम समझते ही हो। हाँ जी,
मैंने तुम्हारे सामने एक इस तरीके से ये बॉक्स लिया है और कोशिश भी करते हैं कि हम इस बॉक्स को, अगर मैं कुछ अंदर से इसको कुछ इस तरीके से फिल कर दूं, इस तरीके से, तो जो इनर लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है बेटा, जो इनर लाइनिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, मैं कुछ इस तरीके की बना देता हूँ बेटा। हाँ जी, ये जो अंदर की तरफ कलर किया है अपन ने, ये अंदर की तरफ जो अपन ने ये पेंटिंग करी है बेटा, अंदर की तरफ से किसी भी तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को आपका इस तरीके से कवर करना, साइंस की भाषा में इसी को क्या कहते हैं भाई, बोलो? इसी को लाइनिंग कहते हैं। और जनरली कहें का सिंपल सी बात अपन बात करते हैं, ओहो, ये बाहर से किसी को वॉल को कवर करना, इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं बताओ? बोल रहे हो कि सो रहे हो भाई? अरे भाई मेरे को भी लग गई है नींद। हाँ जी, कवरिंग। ठीक है, तो बाहर से किसी को ढकना या कवर करना, उसके ऊपर एक लेयर बनाना, उसको बोलते हैं कवरिंग। और अंदर से एक लाइनिंग या एक कवरिंग करना, प्रोसेस करना, उसको बोलते हैं बेटा लाइनिंग। बहुत सिंपल चीज़ अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे अपन किसकी बात कर लेते हैं, अपने घर की बात कर लेते हैं। रूम को अपन एक अंदर से कलर करते हैं, ठीक है, तो जो अंदर की जो चीज़ें आप रूम के अंदर जो चीज़ें लगा रहे हो उसको आप बोलते हो तो कवरिंग। उसको सब चीज़ों को, जैसे आप भले पेंट कर रहे हो, भले उसके ऊपर चूना पत्थर लगा रहे हो, दैट प्रोसेस आर कॉल्ड कवरिंग। एक हमने जो बाहर किया है, ठीक है, वो हो जाएगी मतलब घर, रूम के या घर के बाहर की जो आउटर मेम्ब्रेन अपन ने बनाई है, जो कलर किया है, उसको आप किस नाम से जानते होगे? लाइनिंग के, सॉरी, कवरिंग के नाम से जानते हो। और अंदर की तरफ जो आप लेयर बना रहे हो उसको लाइनिंग के नाम से। अब तुम्हें मैं यहीं पर एक चीज़ और बता देता हूँ बेटा कि एपिथेलियम टिश्यू हमेशा या तो सबसे बाहर या सबसे अंदर होगा, बीच में कहीं नहीं होगा कभी भी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? कभी भी बीच में नहीं प्रेजेंट होगा, या तो सबसे बाहर या सबसे अंदर, क्योंकि कवरिंग और लाइनिंग का काम कर रहा है। तो कवरिंग और लाइनिंग या तो सबसे बाहर होगी या सबसे अंदर की तरफ देखने को मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक? अब अपन आगे बात करते हैं इसमें थोड़ा सा। नो डाउट ये तुमको समझ में आ रहा होगा कि आउटर मेम्ब्रेन पे अगर कोई किसी तरीके की लेयर बनी हुई है, दैट मीन्स कि वो प्रॉपर्टीज़ अलग होल्ड करती है। वहाँ पर जैसे कि घर की चार बाहर तरफ अगर आप पेंटिंग कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि वाटर प्रूफ कलर है कि नहीं, दीवारों में पानी नहीं जाए, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। बट इनर साइड में अपन देखेंगे कि अच्छा जो अपने को अच्छी वाइब दे, या फिर जो भी सो कॉल्ड आजकल एस्थेटिक अपना चल रहा है, उस हिसाब से अपन देखेंगे। बात समझ आ रही है? तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग होगी, जो सबसे बाहर होगा उसकी भी, जो अंदर होगा उसकी भी। बट एपिथेलियम ऑलवेज भी ऑन द प्रेजेंट ऑफ इनर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट। क्लियर है? And now we are start the topic next. What is the function of connective tissue? कनेक्टिव टिश्यू का बेटा बहुत सिंपल आप बात बोल सकते हो, तुमको फील के साथ भी आंसर दे सकते हो। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है, आपके सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, आपके सेल को या बॉडी को लिंक प्रोवाइड करवाता है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करा सकता है। इस तरीके से कुछ काम आपका परफॉर्म करता है कनेक्टिव टिश्यू। लाइक ब्लड भी है, तो तुम समझ पा रहे होंगे कि कनेक्शन पूरी बॉडी में कनेक्शन किस तरीके से प्रोवाइड करवाता है ना? तो ये चीज़ समझ पा रहे होंगे, लिंक, सपोर्ट, ये बाकी अपन पढ़ेंगे। मस्कुलर टिश्यू की अगर मैं बात करूँ तो मस्कुलर टिश्यू के अंदर मैं बहुत सिंपली तुमको ये बोल देता हूँ बेटा कि ये आपकी बॉडी में लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन को कंट्रोल करते हैं भाई। मूवमेंट एंड लोकोमोशन। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट अपन बात करते हैं नर्वस टिश्यू का क्या काम होता है। एक्टोडर्म ओरिजिन होता है एंड इसके तुम ध्यान में रखोगे बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम होता है भाई। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? कंट्रोल एंड
कोऑर्डिनेशन का फंक्शन होता है भाई। इसको या तो आप मतलब जो सा भी तुम करना चाहो, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी लगे, बट बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मान के चलिए आप। तो इसको आप जैसा भी करो, जहाँ पर भी आप इसको लिखो या कुछ और करो, आप इसको ध्यान में रखना ही रखना है। यहाँ से आपके काफ़ी सारी चीज़ें सोल्व हो जाएगी। क्लियर है? ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और वैसे आ ही जानी चाहिए अभी तक। अगर नहीं आया तो वापस से वीडियो को सुनो एक बार कि अपन किसकी बात करें। एपिथेलियम का ओरिजिन, तीनों जर्म लेयर से, मेसोडर्म से कनेक्टिव और मस्कुलर, और नर्वस का एक्टोडर्म। ये इनके बेटा यहाँ पर मैं बता देता हूँ, फंक्शन तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये इनका ओरिजिन पॉइंट है। बोलो कोई दिक्कत है तो आगे बात समझ में। अब अपन थोड़ा सा इसको और डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने लायक ऐसा कुछ बचा नहीं है। एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्लियर है? अब इसके आगे एपिथेलियम टिश्यू को स्टार्ट करें। एपिथेलियम को टिश्यू को स्टार्ट करने के लिए अपने पास अभी सफिशिएंट जगह है, तो ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिथेलियम टिश्यू? ठीक है, और इसको अपन यहाँ से बेटर अपन यहीं पढ़ लेते हैं बेटा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, जब तक तुम जो है एक बार सारी चीज़ों को रिकॉल कर लो कि क्या क्या चीज़ें तुमको जो है, अगर ऐसा हाँ जी, कर लिए रिकॉल। और ईमानदारी से केवल रिकॉल जो पढ़ा है वही करना है, कुछ और याद नहीं करना है। ठीक है, घर की खाना भी याद मत करना, क्या बन रहा है, क्या खाना है। हाँ जी बेटा, टाइप ऑफ टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिथेलियम टिश्यू? सबसे पहला सवाल यही है, इस वर्ड का मीनिंग ही समझा दो मेरे को। अगर वो समझ में आ गया तो तुम्हारा काम ही हो जाएगा। सबसे पहले एपी प्लस थीलियम, वही थोड़ा बहुत अपन जो संधि सिखाते हैं क्लासरूम में बेटा आपको, कि एक्चुअल के अंदर बायो का सिंपल शॉर्टेस्ट है, मतलब जो भी आ रहा है तोड़ दो वर्ड, जहाँ दिक्कत आ रही है, और सिंपल वर्ड समझो। बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे काम करोगे तो चीज़ें आपको बहुत ईजी लगेगी बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिथेलियम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिथेलियम की अगर बात करते हो, सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपी वर्ड। तो एपी का मीन्स तो थोड़ा बहुत तुमको अगर पता है तो समझ में आ रहा होगा। अपॉन से मतलब है, थीलियम का मीन्स अपने यहाँ पर जो अपन लेते हैं बेटा ग्रोथ से लेते हैं। तो ग्रोथ अपॉन मतलब ग्रोथ किसी और टिश्यू पे होगी, वो सिंपल चीज़। ग्रोथ किसी और टिश्यू पे होनी है, और वो ग्रोथ कहाँ पर हो अगर अपन इसकी बात करें, दैट मीन्स ये तुमको पता है कि भाई, नहीं पता है सॉरी, तुम्हें कैसा पता होगा, तुम्हें तो अभी बताया ही नहीं। तो बेटा ये किस पे ग्रोथ करता है बेटा? कनेक्टिव पे ग्रोथ करता है। ठीक है, अब तुमको ऐसा किसी को देखे बिना याद आएगी नहीं, मतलब डायग्राम को देखना पड़ेगा ना तुमको। ये तुमने डायग्राम को यहाँ पर देख लिया। डायग्राम देखने के बाद में तुमको एक और चीज़ देखनी है यहाँ पर, और वो क्या है, यहाँ पर वो शायद तुमको देखना रहेगा क्या, एक सेल को भी देखना पड़ेगा। और ये इस तरीके से हमने एक सेल से मल्टीपल सेल बनाने का अपन सोच रहे हैं। ये अपन ने 1 से 2 बनाई, और 2 सेल से अपन ने बनाया बेटा 4 सेल। और इन्हीं 4 सेल की अपने को ज़रूरत ही नहीं है, अपने को 2 ही सेल काफ़ी है। ठीक है, और ये अपन ने कुछ इस तरीके से ये टिश्यू बना लिया भाई। ये मैं कॉमन डायग्राम बना रहा हूँ, तो इसमें किसी को ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा कहाँ पर क्या टिश्यू और क्या न्यूक्लियस और कहाँ क्या प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पर तैयार कर लिया भाई। अब समझे,
यहाँ पर सबसे पहले बेटा ये जो है वो आपका एपिथेलियम टिश्यू ही है। कौन सा टिश्यू है बेटा? एपिथेलियम टिश्यू देखने को मिलेगा। एपिथेलियम टिश्यू की सेल्स देखने को मिलेगी, टिश्यू तो है ही है। इनके अंदर ये आपको इसके अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। सवाल एक्चुअल में ये नहीं है, अपन ने पढ़ने को जो शुरू किया था, अपन ने ये पढ़ने को बोला था कि यहाँ एपिथेलियम टिश्यू किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, और मैं तुमको ये बता देना चाहता हूँ कि एपिथेलियम टिश्यू यहाँ पर इस तरीके से किसके ऊपर प्रेजेंट है भाई? कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर प्रेजेंट है भाई। किसके ऊपर प्रेजेंट है? कनेक्टिव टिश्यू। और तुमको ये जान के बहुत खुशी होगा कि कनेक्टिव टिश्यू किसी को भी जोड़ने के लिए किसी बिचौलिए की ज़रूरत होती है। बिचौलिया इन द सेंस कि जो दो लोगों को जोड़ने में हेल्प कर रहा है। अब लोगों से मतलब आपका यहाँ पर है दो टिश्यू को आपस में जोड़ने का जो काम करता है हमारी बॉडी में, उसको हम सामान्यतः नॉर्मली किसके नाम से जानते हैं बेटा? बोलो ज़रा। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में आप इसको बीएमबी बोल सकते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करूं तो बेटा ये एसेल्युलर होता है। एसेल्युलर के अलावा मेड अप ऑफ बाय प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड। किसका बना होता है बेटा? प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड, या मैं बहुत सिंपली इसको सेकेराइड भी बोल सकता हूँ। अब तुम बोलोगे कि सर सेकेराइड्स भी बता दो और प्रोटीन भी बता दो। बेटा प्रोटीन यहाँ पर होता है ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सा होता है बेटा? ग्लाइकोप्रोटीन। और पॉलीसेकेराइड म्यूकोपॉलीसेकेराइड यहाँ पर बेटा प्रेजेंट होता है। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो? यहाँ तक क्लियर है? तो बेसमेंट मेम्ब्रेन की पूरी प्रॉपर्टीज़ आपने यहाँ पर पढ़ी। एसेलुलर लेयर और ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड के द्वारा बनी होती है। थोड़ा बहुत डीप में जब आप कभी पढ़ोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन टू पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें अपर पार्ट जो होता है और जो लोअर पार्ट होता है इनका अलग अलग नाम देखने को मिलता है। ये बहुत ज़्यादा डीप के लेवल पर जाकर चीज़ें होती है। अगर आप तुमको पढ़ना चाहो तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती है। देखो होता क्या है, जो अपर वाली लेयर होती है उसको बोला जाता है बेटा बेसल लेमिला, और यहाँ पर होता है बेसल, ये बेसल नहीं फाइब्रस लेमिला। क्लियर है? इसको अपन किस नाम से जानते हैं? फाइब्रस लेमिला। फाइब्रस वाला पार्ट जो होता है ये फॉर्म्ड किया जाता है वाया द कनेक्टिव टिश्यू, और बेसल लेमिला वाला पार्ट जो होता है ये एपिथेलियम टिश्यू। बेसल लेमिला में जनरली आपका ग्लाइकोप्रोटीन म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है, और फाइब्रस के अंदर आपके रेटिकुलर फाइबर प्रेजेंट होता है। क्लियर है? इतना डीपली तुम्हें नहीं ध्यान में रखना होता है, आपके लिए सफिशिएंट। क्लियर है? मतलब नॉर्मली आप बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम ध्यान में रखो, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा आपके कनेक्टिव टिश्यू में यहाँ पर ये आपको देखने को मिल रही है बेटा ब्लड वेसल देखने को मिल रही है। ये ब्लड वेसल है। अब ब्लड वेसल तो है, पर एपिथेलियम में कितना ब्लड सप्लाई होता है? ये सुन, तो एपिथेलियम के अंदर बेटा ब्लड का सप्लाई होने का जो अमाउंट होता है ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम देखने को मिलता है बेटा। और यही कारण होता है कि वहाँ पर ब्लड की वेस्कुलरिटी जो होती है, वेस्कुलरिटी वर्ड का ध्यान रखें, आपके बहुत जगह काम में आएगा वेस्कुलरिटी वर्ड, कि भाई यहाँ पर ब्लड सप्लाई जो होती है थोड़ी बहुत क्या होती है, कम होती है। एवेस्कुलर भी कई जगह अपन इसको बोल सकते हैं। ब्लड सप्लाई क्या होती है, थोड़ी सी आपका कम देखने को मिलती है। एवेस्कुलर भी आप इनको बोल सकते हैं। क्लियर है? इसी के साथ साथ सेम जो होती है नर्व भी इसी तरीके से देखने को मिलती है,
बहुत कम यहाँ पर नर्व एंडिंग देखने को मिल जाती है। फिर यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होती है वो कैसे पूरी होती है बेटा, ब्लड के अंदर वगैरह, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, डिफ्यूजन के द्वारा वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। आगे बात सुनिए, कनेक्टिव डायग्राम आप साथ के साथ बनाते रहिएगा। अब एपिथेलियम बेटा जो होता है ना वो आपकी स्किन में प्रेजेंट होता है। स्किन जो है आउटर बॉडी की कवरिंग कर रही है, तो बेटा स्किन एक तरीका का क्या हो गया, एपिथेलियम टिश्यू हो गया। तो एकमात्र एपिथेलियम टिश्यू हमारी बॉडी में ऐसा है जो एक साइड एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है और दूसरी साइड में बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में है। यस और नो। और यहाँ पर एक लाइन आपको देखने मिलती है, द टिश्यू हैज फ्री सरफेस विच फेसेस ईदर ए बॉडी फ्लूइड और आउटर एनवायरनमेंट। मतलब एक ऐसा टिश्यू जो आउटर साइड में एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में भी है और साथ ही साथ आपके किसके कांटेक्ट में भी है बेटा, बॉडी फ्लूइड ब्लड के कांटेक्ट में है, वेस्कुलर जो स्ट्रक्चर है उनके कांटेक्ट में भी है। यस और नो। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन और एपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स की बात करते हैं। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स की बात करते हैं। एपिथेलियम टिश्यू कितने टाइप का देखने को मिलता है बेटा। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, जो पॉइंट तुम्हारा यहाँ पर बेटा थोड़ा सा आगे से फुलफिल ही हो गया, एपिथेलियम टिश्यू। और एपिथेलियम बेटा दो टाइप का आपको देखने को मिलता है। एक मैं बात कर लेता हूँ सिंपल एपिथेलियम और सेकंड आपका होता है कौन सा, कॉम्प्लेक्स, या मैं बोल देता हूँ कंपाउंड एपिथेलियम। क्लियर है। सिंपल का मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बेटा। दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर। इसमें कैसी देखने को मिलेगी, सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर मोर देन वन लेयर यहाँ पर आपके प्रेजेंट होगी। क्लियर है। सिंगल लेयर की बात करूँ तो सिंगल लेयर बेटा आपको देखने को मिलता है, थोड़ा सा अगर दिमाग पे जोर डाल के आप बता पाओ तो बेटा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कोलिमिनार। ठीक है, आगे बात सुनो, सिंपल कोलिमिनार। अब मैं बात कर लेता हूँ बेटा, इनके भी मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं, क्यूबॉइडल और कोलिमिनार के भी। ठीक है, इनके शेप के भी यहाँ पर ये सारी बातें अपन देखेंगे आगे। देखो इसके 3 मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं जो कि जनरली मार्केट में माने मेनली 2 ही जाते हैं और पढ़े 2 ही जाते हैं, बाकी तीनों देख सकते हो आप। एक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सूडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, या सॉरी सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलिमिनार एपिथेलियम। दूसरा होता है बेटा सीलिएटेड और लास्ट होता है ग्लैंडुलर। एंड यहाँ पर कंपाउंड में आपको देखने को मिलेगा बेटा, एक तो तुम्हें ट्रांजिशनल और दूसरा तुमको स्ट्रेटिफाइड देखने को मिलेगा बेटा। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम देखने को मिलेगा बेटा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब ये इतने टाइप्स अपने को पढ़ना है, सिंपल, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलिमिनार, सूडो स्ट्रेटिफाइड, सीलेटेड, ग्लैंडुलर, स्ट्रेटिफाइड, ट्रांजिशनल और कंपाउंड। बस ये इतने से पढ़ना है और ये पढ़ने के बाद में अपन ये अपना एपिथेलियम टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट हेडिंग डालते हैं और शुरू करते हैं, सिंपल एपिथेलियम।
सिंपल एपिथेलियम का अपन ने बात की, सिंगल लेयर होता है, कुछ ज़्यादा देखने मिलता है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, एपिथेलियम टिश्यू जहाँ पर भी होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑलवेज भी देयर आर प्रेजेंट। सिंपल एपिथेलियम के बाद में अपन यहाँ पर जो पढ़ने जाएंगे बेटा, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। क्लियर है? और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में अपन अभी डिस्कस करते हैं कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होता है।